अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिही वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गाने दीन और मुअज़्ज़िज़ा मोहतरमा व मुकर्रमा माँ बहने, अजीज़ा बेटियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी माशरा, सोसाइटी, समाज इल्म की अहमियत की इतनी परवाह नहीं करता जितनी परवाह मुस्लिम माशरे में की जाती है और की जानी भी चाहिए। क्यों? इसकी वजह है हमारा हकीकी मजहब दीन इस्लाम। ये एक ऐसा मजहब है जो हम सब की रहनुमाई करता है इल्म के मामले में, और ये रहनुमाई होती है कुरान और हदीस की रोशनी में। इस्लाम हम सबको हमारे अकीदे को मजबूत करने, हमारी जाती तरक्की को आगे बढ़ाने और इस सोसाइटी, इस माशरे और इस समाज में हमें मजबूत किरदार अदा कर सके, इसलिए इस इल्म हासिल करने पर बहुत ज्यादा जोर देता है। और इस्लाम में इल्म की तलाश एक लंबा सफर है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी। क्या कहा नबी ने? इल्म हासिल करो। कहां से? माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद, मरते दम तक। और मुस्लिम माशरे में इल्म हासिल करना ये कानूनी फरीजा है, लीगल ऑब्लिगेशन, दीनी फरीजा है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। नबी ने कहा हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये एक ऐसी उम्मत है जो इन इल्म याफ्ता लोगों की इज्जत करती है, इन्हें आला मकाम देती है। आज बच्चों को यहाँ पर बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। ये इल्म का मुआसरा है, ये इल्म की कौम है। इसलिए हमें देखना है कि हमारे लड़के लड़कियां दोनों को इल्म मिले और ये इल्म आसानी से मिले, और इसमें आने वाली तमाम रुकावटों को हमें दूर करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि इल्म हासिल करने की नाकामी को हमें इलीगल एक्शन, जानते हो, गैर कानूनी इकदाम करार देना चाहिए, तब जाकर ये समाज और ये देश ऊपर आएगा। और इस्लाम तो ये दीन ही इल्म से बना है, और इल्म उन अजीम इकदार में से है जिसके बिना पर अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक करार दिया, और उसकी बहुत सारी जो मखलूकात है उस पर फजीलत दी। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। ए इंसान, मैंने बहुत मखलूक बनाई है, बहुत क्रिएशन है, यू आर द बेस्ट, तुझे मैंने सबसे अफजल बनाया है। लेकिन कितनी अजीब बात है, हम लोग को अफजल का टाइटल भी उस खुदा ने दिया, लेकिन उसने एक दूसरी बात भी बताई जो बहुत अजीब है कि इंसान जब पैदा होता है उस वक्त उसके पास कोई इल्म नहीं होता। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। क्या कह रहा है वो परवरदिगार आलम कि अल्लाह ने जब तुम्हें माँ के पेट से पैदा किया उस वक्त तुम्हारे पास कोई इल्म था ही नहीं, तो फिर आया कहां से? आया, ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, कैसे? अल्लमल इंसान मालम यअलम, वो भी जवाब है। ए इंसान, तुझे जो इल्म नहीं था वो मैंने तुझे सिखाया है। फमर रब्बुकुमा या मूसा, ये सवाल है मूसा अलैहिस्सलाम पर। फमर रब्बुकुमा या मूसा, ये मूसा तेरा रब कौन है? ये जाहिल इंसान, एक अकेला वाहिद जाहिल जो अपने आप को कहता था फकाल अना रब्बुकुमुल आला, फिरौन की बात कर रही है यहाँ पर, कहता था मैं नऊज़ुबिल्लाह मैं आला रब हूँ।
तो जब सरकशी में आगे बढ़ गया, गुनाहों में लबरेज हो गया, तो फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम जा और इसको हिदायत की, जा दावत दे, और वो भी आजीजाना अंदाज में इसको बुला हिदायत की तरफ, गुमराह हो चुका है। तब जब ये दावत उसको दी गई, तब पूछता है कि मूसा, तू जिस रब की तरफ मुझे बुला रहा है, बता तो सही वो है कौन? क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिरौन सुन, काल रब्बुनल लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु शुम्मा हदा। ए फिरौन, मेरा रब वो है जो हर चीज को पैदा करता है और उसके बाद उसको जिंदगी गुजारने का इल्म अता करता है, हिदायत अता करता है। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन। सुनिए, ये इल्म की बात का बेहतरीन वाक़या आज आपके सामने में कुरान पाक की रोशनी में पेश करने जा रहा हूँ, कि जहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। किसका? बादशाहत का और शरीयत का। उलमाओं ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों बाप बेटों को इख्तियार दिया था, दौलत चाहिए दे देता हूँ, ले लो, हुकूमत चाहिए वो ले लो, या तो फिर इल्म ले लो। तो दोनों कहते, मालिक आप हमें इल्म दे दो। तो अल्लाह ने इल्म के सदके तुफैल में उन्हें दौलत भी दे दी और हुक्मरानी भी दे दी। तो इल्म का हासिल होना ये बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ फरमा गया, हमने इन दोनों को इल्म के नूर से माला माल कर दिया। फिर दोनों ने कहा कि हम एहसान मानते उस अल्लाह का, उस परवरदिगार का, सभी तारीफ है उसके कि जिसने हमें इल्म की नेमत के जरिए उसके बहुत सारे बंदों पर फजीलत दी है। तो इल्म का हासिल होना ये उसका करम है, उसका फजल है। दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम को भी कहा गया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए मेरे महबूब बंदे, मैंने तुझे वो इल्म दिया जो तू नहीं जानता था, और ये मेरा तेरे ऊपर बहुत बड़ा फजल है। वकान फजलुल्लाहि अलैका अजीमा। तो इस पर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिंदगी में इल्म का होना कितना जरूरी है। वो दाऊद अलैहिस्सलाम की बात आगे बढ़ा दूं। उनके इंतकाल के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। अब ध्यान से सुन लेना, इल्म की अहमियत देखो यहाँ पर। अब सुनो, कुरान का वाक़या है, पहले तो ये बता दूं, सुन ले यहाँ पर कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे जो है वो बादशाह बने। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिमा इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ बड़ी शान शौकत से गुजर रहे थे, और वो जाकर पहुंचे एक मैदान में, वादी नमल, चूटियों के मैदान में जाकर वो वहां पर पहुंचे। अब उस लश्कर की आवाज उस वक्त एक चूटी ने वहां पर सुन ली, और सुनते ही उसने तुरंत अपनी दूसरी चूटियों से कहा, वकालत नमलतु या अय्युहन नमलुदखुलु मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। क्या कहा उस चूटी ने अपने चूटियों से, ए चूटियों जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी अपनी सुराखों के अंदर अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये सुलेमान का लश्कर बेखबरी में हमें कुचल न डाले। बेखबरी में, ये अल्फाज को ध्यान से देखना, वो चूटी कह रही है कि बेखबरी में कहीं हम लोग कुचले ना जाए। ये बात उसने उसकी हमजोलियों से कही कि नबी का तरबियत याफ्ता लश्कर जानबूझकर किसी नन्ही सी जान को भी जाया नहीं करता। आज क्या हो रहा है? आज इंसान अपने जिस्मों पर बम बांधकर छोटे छोटे बच्चों में घुसे जा रहा है। बाजारों में जाकर ये बम फूटते, और उसके बाद बड़े फख्र के साथ जिम्मेदारी ली जाती है कि हाँ ये कारनामा हमने, ये शैतानों का लश्कर है जो आज दुनिया में हो रहा है। नबी का ये कुरान कहता है, चूटी भी जानती है कि नबी की तालीम इतनी वाज़े मुकम्मल है, और नबी अमन का पैगंबर भी है, तो ये हो ही नहीं सकता कि लश्कर नबी का हो और वो किसी की बेखबरी में या जानबूझकर नन्ही सी जान को। तो इस चूटी की इस बात पर अल्लाह ताला ने, अब सुनो ये इनाम अल्लाह के, छोटी सी, क्या एक नन्ही सी जान है,
लेकिन उसकी इस बात पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसके नाम का पूरी सूरत उतार दी। सूरह अन-नमल 19वें पारे में उसको ये इज्जत क्यों मिली, उसको ये शर्फ क्यों मिला? क्योंकि वो जानती थी कि नबी का तरबियत याफ्ता लश्कर जानबूझकर किसी की जान को जाया नहीं करता। इसलिए मेरे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, याद रखे, जहालत जो है ये इंसान के ज़मीर और रूह को मार देती है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत और कहा था, इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, के नूह मैं तुझे नसीहत करता हूं कि कहीं तू जाहिलों में शामिल मत हो जाना। जहालत एक अंधेरा है और अंधेरे का इलाज रोशनी है। इल्म एक नूर है, एक रोशनी है। जहालत से बढ़कर कोई गरीबी नहीं, इल्म से बढ़कर कोई अमीरी नहीं, हमेशा याद रखना। और अपनी जिंदगियों में इल्म हासिल करो तो रोशन ख्याल बनो, इल्म की तड़प रखो तो लिख लो। ये तुम्हारा डिप्रेशन, ये गम, ये परेशानी, ये सब तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। किताब हिकमत कुरान करीम से जो कलिमात मैंने आपके सामने अभी पेश किए, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब बंदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कह रहे हैं कि मेरे बंदे तू ये लोगों में कह दे, पूछ इनको, पूछ के क्या एक इल्म याफ्ता इंसान और एक जाहिल दोनों बराबर है? तो कुरान ने यहाँ पर मना किया है और इंसानों के बीच में इल्म उसको फर्क करने का बुनियाद करार दिया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं दूसरी बात कहूं कि एजुकेशन के सिलसिले में सुन लो, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन के सिलसिले में जो इरशादात किए हैं, अगर आप उनको सुनोगे और पढ़ोगे तो तुम्हारी अकल दम रह जाएगी। आप लोग जरा सोचिए कि एक शहीद जो राहे खुदा में अपना खून मिटाता है, अपनी जान लुटा देता है, लेकिन जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की, एजुकेशन की अहमियत समझाते हैं तो फरमाते हैं कि कयामत के दिन, सुन ले, कयामत के दिन जब एक आलिम के कलम की स्याही को शहीद के खून के साथ जब तोला जाएगा तो आलिम के कलम की स्याही का वजन ज्यादा हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लो यहाँ पर कि नबी ने फरमाई। और मैं आपसे आज कहूंगा कि जब तक हमारे अंदर इन बच्चों को एजुकेशन देने का जज्बा पैदा नहीं होगा और जब तक हम अपने सरमायों को इनके पीछे खर्च नहीं करेंगे, लिख लो, ये कौम उठ नहीं सकती, नहीं उठ सकती है, लिख लो आप। इसलिए आपको आज की हमारे समाज, हर समाज की मैं बात करूंगा, अगर देश को तरक्की की तरफ ले जाना है तो सुन ले मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशनल इनकलाब जो है वो आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है। 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, मैं आपको आज 3 सब्जेक्ट, 12th वाले भी ध्यान देना, इसलिए कि घर जाके शायद ये आपको मेथड काम लग जाए। कोशिश करूंगा मैं 3 सब्जेक्ट बोल गया। कोई सोच रहा होगा मैथ साइंस सर आप तीसरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश के सोच सर? नहीं, मैं मैथ साइंस ही पढ़ाता हूं। तो 3 कहां से सर? 2 हुए। मैथ्स 2 है, एक है बेसिक मैथ्स और दूसरा है स्टैंडर्ड, और बाद में तीसरे नंबर पर हम लेंगे साइंस। हर साल 4 साल से मैं पहले साइंस से स्टार्ट करता हूं, लेकिन घबराहट साइंस में कभी होता नहीं, घबराहट तो मैथ्स में ज्यादा होता है। और एक बात याद आ गई, बोल दूं, अभी आप लोगों ने जो कुरान और हदीस की रोशनी में मुझ जैसे एक अदना इंसान से कुछ बातें जो सुनी, तो अल्लाह के फजल और करम के बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे उस्ताद मुफ्ती हारून साहब का, जो इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने बैठे। इनका बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। अब रेडी है ना 10th वाले? जाकिर भाई अलर्ट रहना, सवाल आएंगे आप पर भी। राजू भाई रेडी? चलिए, थैंक यू। बेसिक मैथ्स टोटल सब्जेक्ट्स आप सब जानते हो, मैथ्स में टोटल सब्जेक्ट है 14।
दिन कितने बचे हैं? 20। 21 भी नहीं, 22 भी नहीं। रविवार को तो इंग्लिश की प्रिपरेशन। अब 20 दिन में 14 लेसन बचे हैं। अब मैं यहाँ से ये तो नहीं कहूंगा चलो 14 लेसन फर्स्ट क्लास तैयार करना, तो सर यहाँ बुलाने का कोई मतलब नहीं, शॉर्टकट बताओ। चलो सुन लो, 14 में से आप लोग राजू भाई 3 लेसन करके ही जाने का है। सर कितने मार्क्स आएंगे? तो मैं आपको मैथमेटिक्स का सर हूं तो समझाता हूं। पेपर 80 मार्क्स का होता है। अब मैं आपको कह रहा हूं 14 लेसन करोगे तो 80 मार्क्स आएंगे। तो सर 3 पर कितने आएंगे? तो कैलकुलेशन करें तो 17 ही बैठते हैं। तो ये तो फेल हो गए सर, आप बैठ जाओ प्लीज। ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आप जब 14 में से 3 लेसन करोगे तो 17 नहीं आएंगे, 43 मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। 43 आने पास हो गए, यू हैव पास्ड। सर ये क्यों हो रहा है ऐसा? जनरल ऑप्शन का ये एडवांटेज है। सर जल्दी जल्दी बताओ कौन से लेसन? सुनते जाओ। बेसिक मैथ स्टैंडर्ड वाले थोड़ा सब्र करना, हाँ थोड़ा सब्र करना, मैं आ जाऊंगा, साइंस पर भी आऊंगा, तब तो मैं बोलता रहूंगा। सुनते जाए, पूरा टॉपिक करके फिर यहाँ से मुझे बैठना है। अब 14 में से 3 कौन से नंबर है? एक स्टैटिस्टिक्स, कितने मार्क्स? 16। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी, कितने मार्क्स? 14। नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कितने मार्क्स? 13। सब मिला करोगे 43। 3 ही लेसन पढ़ो, तीनों एकदम इजी फॉर्मूला बेस्ड। 3 ही लेसन पर 43 और एक खाली आपको एक 4-5 लाइन की एक थियरी पढ़ लेनी, जस्ट 4-5 लाइन की। उसको कहते हैं मैथ्स में थ्योरम। एक ही थ्योरम है 6.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। उसके 4 43 प्लस 4 47। कितने लेसन पर? 3। अब एक काम करें, आपने गिरीश सर को ध्यान से सुना, वो बार बार एक टॉपिक पर बहुत फिगर बता रहे थे, बहुत ज्यादा फिगर बता रहे। एमसीक्यू कोई टच ही नहीं करता। हाँ 47 तक पहुंच गए हम लोग। अब दूसरे जो लेसन है उसके 12 मार्क्स के एमसीक्यू है, तो 47 प्लस 12 कितने हो गए? 59। बस 3 लेसन में आप ऑलमोस्ट 59, यानी कहां पहुंच गए आप लोग? तो मैंने अभी 3 मैं बताऊंगा और भी लेसन, बराबर? 3 लेसन याद रह गए, कितने मार्क्स? 43। 4 मार्क्स का थ्योरम 47। एमसीक्यू करना ही है, एमसीक्यू करना ही है। कोई सर मैं आवड़े तो नहीं हूं, करना है, नंबर तो पढ़ती नहीं, मरे कोई बात नहीं। सुनो, कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मैं एक ऑनलाइन सेशन, मेरा चल ही रहा है ऑनलाइन, लेकिन कल से एक ऑनलाइन सेशन में उन बच्चों के लिए देना चाहूंगा जो वापी से आए हैं, डाबेल से आए हैं, धर्मपुर से आए, कहीं से भी आए हो। आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूं 11 to 11:45। आप लोग घर वापी भी बैठना, डाबेल में ही बैठना, और वहां से आप ये जूम एप्लीकेशन पर सीख ले 21 दिन तक। मेरा नंबर वहां सामने लिखा हुआ है टेबल के ऊपर, वो नोट कर ले। और ये फीस सबिलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये आप खास ध्यान रखें। इसका ये बस नेकी है, ये नेकी है। वअहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और नेकी करो, अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए तो दुनिया में दूसरी मोहब्बत तुम्हें फांके मत मारना, नहीं तो कहीं गुम हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ढूंढे हुए नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़े। अब मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत याद रह रहा है। कितने लेसन बताए? 3। मार्क्स कितने? 43। एक थ्योरम कितने? 4 47। और एमसीक्यू तो गिरीश सर को मैं बार बार, गिरीश सर एमसीक्यू करवाऊंगा। यस 12 मार्क्स 59 पर पहुंची गया, जम थे गया भाई बाकी का। अब एक दूसरे 2 लेसन ले लो, एकदम सिंपल, नाम है उनका पॉलिनोमियल एंड लिनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। बस 5 लेसन करो, टोटल सुन ले 69। 5 लेसन, एक थ्योरम प्लस एमसीक्यू 69। जानते हो टोटल लेसन? जाकिर भाई पूछो, नहीं जाने नहीं पूछेगा, फिर बाद में तुम अलर्ट लेना, आएगा सवाल। तो टोटल 14 लेसन थे जाकिर भाई, टोटल 14 मैंने निकाले हैं 5, टोटल कितना हो गया? 69। जस्ट बाय प्रिपेयरिंग 5 लेसन्स राजू भाई यू आर गेटिंग 69 मार्क्स। खोट का सौदा नहीं है, ये तो नफे की बात है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। कौन से 5 लेसन? लास्ट टाइम नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी, नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर 4 पॉलिनोमियल, खेल है ये लेसन, और नंबर 5 कम ऑन, नंबर 5 पेयर ऑफ लीनियर, होशियार बच्चे सब बैठे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
तो इस तरह से बेसिक मैथ्स क्लियर हो रहा है। 69 सुनो 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 सुनो, यहाँ शायद कोई फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट बैठा होगा, सर 11 मार्क्स तो रह गए, मुझे वो भी तो बता दो। तो 69 बोल के बैठ जाने के, मुझे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, तो क्या सारे लेसन करने के? नहीं। हाँ તો આ ભાઈનો રસ્તો આપણે કાઢીએ। તમે હવે મને જરા કદાચ જો બહુપદીઓ જાય મને તકલીફ પડશે, આપણે એક કામ કરીએ, સાંભળો। प्रोग्रेशन ये मराठी उसका लेसन नंबर 5 है। अरेथमेटिक, अरे भाई कुछ आइडिया? अरेथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आइडिया आएगा, क्या बोले इसको? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का त्रिकोण। स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा शास्त्र, सुन ले राजू भाई की रिक्वेस्ट पर, आंकड़ा शास्त्र, प्रोबेबिलिटी संभावना, कोऑर्डिनेट याम भूमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याम भूमिति, और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री तो सबको, त्रिकोणमिति, रिपीट कर लूं, बहुपदीय, सुरेख समीकरण युग्म, त्रिकोण, आंकड़ा शास्त्र, संभावना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याम भूमिति और ट्रिगोनोमेट्री। चल से ओके, चलो ओके ओके। दो लेसन आपको हर जगह मिलेंगे, ए बी सी डी, साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। और वो दो लेसन है, आपको मैं बता दूं यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टैटिस्टिक्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी आंकड़ा शास्त्र, અને લેસન નંબર 5 એ મુજબ ગુજરાતી નથી કરેલો। હા યસ, समांतर श्रेणी में गॉट ब्लेस यू। समांतर श्रेणी અને આંકડા શાસ્ત્ર જે છે તે સેક્શન A, સેક્શન B, સેક્શન C બધી જ જગ્યાએ દેખાય ભર્યા કરે, એટલે કરીને જવાનું, એટલે તમને બહુ સારું લાગે, મને બધું આવડે બધામાં। इट्स अ ह्यूज साइकोलॉजिकल एडवांटेज। और एक तीसरा लेसन है प्रोबेबिलिटी, संभावना, वो भी मिलेगा आपको ए, सी और डी में। तो ये तीन लेसन पर ज्यादा फोकस करें। दूसरी बात, ये जो भी बता रहा हूँ 22 दिन के हिसाब से, ये पूरे साल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ओके 21 दिन के हिसाब से। तो अब सुनो, मैंने 5 लेसन बेसिक मैथ्स वालों को कहे, अब मैं स्टैंडर्ड पर थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, फिर साइंस, फिर बैठ जाऊंगा। सेम 5 लेसन स्टैंडर्ड मैथ्स के, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो 5 लेसन मैंने बेसिक मैथ्स वालों को बताया है, जिनका टोटल मैंने आपको बता दिया 43 + 4 + 12 एमसीक्यू करके, शायद 59 पर, तो यही 5 लेसन स्टैंडर्ड में ही है। मैं उसके वेटेज फिर बाद में बताता हूँ, समझ में आ गया? दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों सुन ले, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों सुन ले। आपका एक लेसन है ट्राइंगल, प्लीज, त्रिकोण। ये लेसन सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के, और उसके लेसन, उसके मार्क्स से 8, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुन लेना, ट्राइंगल लेसन के 8 मार्क्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है लगभग एक थ्योरम पूछा ही जाएगा। सुन लिया, बेसिक मैथ्स वाले, एक थ्योरम पूछा ही जाएगा। अब रह गया एक, सर उसका क्या करें, वो ऑप्शन में निकल जाएगा। लेकिन अगर कहीं थ्योरम भी नहीं पूछा तो सर फंस गए हम लोग। बेसिक मैथ्स वाले नहीं फंसे आप लोग, क्यों? आपका ये सेक्शन डी, इस पूरे ट्रायंगल में से कुछ भी आपको नहीं आया तो सुन लो, ये सेक्शन डी फिर भी सॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ, कम ऑन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड अरिथमेटिक। यानी डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो इसके साथ अब मैं स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ आगे बढ़ूंगा। स्टैंडर्ड मैथ्स वाले थोड़ा सेम 5 लेसन से, उसके बाद साइंस। और कुछ पूछना हो तो आप बेधड़क अभी ही पूछ लेना मुझे, कुछ भी डाउट हो तो। चलिए स्टैंडर्ड मैथ्स नाउ, 50% पोर्शन करना है। कितने मार्क्स हो रहे? फुल मार्क्स। एक बार रिपीट कर दूं, 7 में से 1 पॉलिनोमियल, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 4 स्टैटिस्टिक्स, 5 प्रोबेबिलिटी, 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 7 ट्रिगोनोमेट्री। ये बेसिक मैथ्स 7। थोड़ा स्टैंडर्ड में थोड़ा वेरिएशन आएगा, लेकिन आपके मार्क्स स्कोर होंगे 53। कितने मार्क्स होंगे? कम ऑन, 53 मार्क्स बाय प्रिपेयरिंग लेसन। 5 लेसन्स प्लस 1 थ्योरम, यू आर गेटिंग 53। उसमें डाल दो आप 14 मार्क्स के एमसीक्यू। टोटल 53 + 14 हो गया 67, पहुंचा दिया 67 पर। कितने लेसन? 5। वही 5 जो कहां थे? बेसिक में। वही 5 कहां पर है? 5 और 1 थ्योरम। स्टैंडर्ड कितने मार्क्स? कौन जल्दी, 5 और 1 थ्योरम, जल्दी बोल गए क्या? याद रखते हो यार, बोर्ड के एग्जाम देने चल पड़े हो यार। 53 बोलिए,
प्लस बाकी बचे हुए लेसन के 14 मार्क्स के एमसीक्यू टोटल हो गया 67। फर्स्ट रैंक का कुछ तैयारी 7 तक पहुंचाई थी और बाकी 13 बच गए। उसके लिए 2 लेसन डालना है आपको। नंबर 1 एरिया एंड वॉल्यूम घनफळ અને पृष्ठफळ और दूसरा सर्कल वर्तुल। ये 2 लेसन करने पर आप ऑलमोस्ट पहुंचे हो 78 यानी 80 के नजदीक। 2 मार्क तो सर और भी देंगे, बताओ जल्दी 2 मार्क कहां से लाओगे? ट्रिगोनोमेट्री। दैट्स ऑल। 80 पूरा कर दिया, अब क्या चाहिए? अब सुनो प्लीज, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले प्लीज सुने। तुमने सिलेक्ट किया है स्टैंडर्ड, इसलिए आप आदमी भी स्टैंडर्ड हो, सब हाई फाई लोग हो आप लोग, तो होगा पेपर भी हाई फाई हो सकता है, बट नेचुरल आपने स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया है तो सुन ले। स्टैंडर्ड मैथ्स में भी ट्राइंगल लेसन सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है, बेसिक में भी 2 है। ट्राइंगल इज अगर थियरम आ गया तो इजी हो गया, थियरम जो नहीं आया तो प्रूव दैट सम, तो फंसे वहां पर। स्टैंडर्ड मैथ्स वाले सुन ले, बेसिक मैथ्स वालों को दोनों अगर प्रूव दैट सम्स आए तो भी सॉल्व हो जाएगा। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को अगर थियरम नहीं पूछा गया और दोनों प्रूव दैट सम आए तो कंपलसरी स्टैंडर्ड मैथ्स को सॉल्व करना है टू सॉल्व सेक्शन डी घनफळ અને પૃષ્ઠફળ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, और उसी तरह सेक्शन सी कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड मैथ सॉल्व करेगा। कम ऑन सर्कल, बोलो कौन सा लेसन हो गए? 7 लेसन हो गए। नंबर 1 पॉलिनोमियल, नंबर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स, नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल। तो ये था आपका बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में। साइंस पर आप बोलो कुछ पूछना है तो पूछ लो, एनी क्वेश्चन। क्यों रेडी है? आ रहा एक के बाद एक से खाना है। ऊपर भाई को ना बोल देना बेल नहीं मारे, सब बोला मतलब वो लिस्ट में सॉल्ट एंड कम ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये 6 मिलकर टोटल होगा 60। कितना हो जाएगा? 60। चलिए 6 लेसन में से मैं आपको 4 लेसन के क्वेश्चन फटाफट 5 मिनट में समझा देता हूं, आप सुन ले। सर आप अलर्ट हो जाना एकदम। पहला लेसन है लाइफ प्रोसेस, 14 मार्क्स। लाइफ प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां प्रेडिक्शन भी करूंगा मैं, क्या पूछा जा सकता है उसके चांसेस से बताऊंगा। बस अब मैं 5-7 मिनट का मेरा लेक्चर रहता है, सुन ले थोड़ा धीरे अब मैं आगे बढ़ूं। पहला लेसन है लाइफ प्रोसेस, जैविक प्रक्रियाओं। हिंदी मीडियम के बच्चे, लाइफ प्रोसेस का नाम है जैविक प्रक्रियाओं। 14 मार्क्स का लेसन है, 4 हिस्सों में बटा है, 4 शॉर्ट नोट है उसकी। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 रेस्पिरेशन, नंबर 4 एक्सक्रेशन। बस ये 4 टॉपिक है। न्यूट्रिशन में है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। कौन सी बा? बा। बा का मतलब? बा का मतलब हाँ बोलो, माँ। बा का क्या मतलब? हाँ सुनो ए प्यारे बच्चों, वबस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, मैंने इंसानों को एक हुक्म कर दिया उसके माँ बाप के लिए। क्या हुक्म किया है? उनका एहसान मानो। माँ को लिए सुनो, माँ के लिए हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वहनी वफिसालुहु फी अमैन। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा, थक थक कर। एहसान मान तेरी माँ और बाप का, अदरवाइज इलैयल मसीर, मेरे तरफ लौट के आएगा तब बता दूंगा। चलो आगे बढ़े। न्यूट्रिशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अमीबा। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ये हार्ट पर है, अवर पंप द हार्ट, फिर ब्लड वेसल से आर्टरी, वेन्स और प्लेटलेट्स। और दूसरा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। कौन सा लेसन पढ़ा रहा हूं? लाइफ प्रोसेस। कितने शॉर्ट नोट है? 4। पहली कौन सी? न्यूट्रिशन। उसमें मेन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा कौन सा? कम ऑन, अमीबा।
दूसरी शॉर्ट नोट कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन। आवर हार्ट द पंप, और उसके बाद ब्लड वेसल, प्लेटलेट्स, और प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और लास्ट में एक्सक्रेशन, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब मेरा एक अनुमान देखना, लास्ट ईयर इस क्वेश्चन में, इस लेसन में से जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन डी में पूछे गए थे वो बेस्ड थे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन पर। सुनना, लास्ट ईयर द क्वेश्चंस वर आस्क्ड बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। इस साल पॉसिबिलिटी है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। किसकी? क्यों मैं क्यों बोल रहा हूं? हमने पिछले 4 साल के पेपर स्टडी किए तो साइंस में हमने ये पाया कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए पॉसिबिलिटी है। चलो दूसरा लेसन, सेकंड लेसन, सिंपल, हाउ डू ऑर्गेनिज्म कम ऑन रिप्रोड्यूस। सिर्फ दो पार्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में सिंपल 6 या 5, 1 फिजन, 2 फ्रेगमेंटेशन, 3 रीजनरेशन, 4 बडिंग, 5 स्पोर फॉर्मेशन, 6 वेजिटेटिव। एकदम इजी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी पूछा गया लास्ट ईयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल, ये पूछा गया। दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आपको पढ़ा जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड ऑल दिस। और उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन ले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग। चलो फिर से पूरा हो गया लेसन, एक बार सुन ले। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सिर्फ 2 टॉपिक बोलो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा? सेक्सुअल। असेक्सुअल के 6 नाम मैंने बोल दिया। और इस साल लास्ट ईयर जब पूछा गया सेक्सुअल, तो इस साल पूछा जाने के चांसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिपीट कर दूं, फीजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फ्लावरिंग आप देख लेना, ये सब आप मेरे पास मान लेना जिनके पास नहीं है। तीसरा लेसन, बस अब 2 मिनट ही लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थर्ड लेसन, 4 लेसन बोल के बैठूंगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, बोलो ह्यूमन आई एंड कलरफुल। उसके एक सुन ले, स्ट्रक्चर ऑफ आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बोलो प्रेसबायोपिया। फिर से एक बार, स्ट्रक्चर ऑफ आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये 4। और दूसरे छोटे टॉपिक जरा सुन ले आप लोग। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट में छोटे छोटे टॉपिक है, टिंडल इफेक्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डिलेड सनसेट, सनराइज। तो इस तरह से लेसन पूरा हो रहा है। लास्ट एंड फाइनल लेसन पर मैं आ रहा हूं, जल्दी गया हूं तो फिर से पूछ देना, मैं आपको मौका दूंगा। लास्ट लेसन केमिस्ट्री, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, लास्ट। फिर मैं एक छोटा सा और कागज का टुकड़ा है वो पढ़ने, मजा आएगी उसमें, आपको बहुत मजा आएगी। थोड़ा हंसा के फिर बैठ जाता हूं। चलो लास्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पीछे से स्टार्ट करता हूं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, क्लोर-अल्कली प्रोसेस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे। और 2 दूसरे क्वेश्चन बोल देता हूं, सुन ले, कल ही पढ़ा है ऑनलाइन। एक, नंबर 1, एक्सपेरिमेंट ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड रिएक्शन ऑफ कॉमन मेटल्स विद बेस Zn plus NaOH। कॉमन नाम बोलो जो मिल रहा है उस कंपाउंड का, Zn plus NaOH बोलो। सोडियम जिंकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम। चलो फिर से, एसिड पूरा हो गया। एसिड, बेस एंड सॉल्ट में नंबर 1 क्लोर-अल्कली प्रोसेस, नंबर 2 ब्लीचिंग पाउडर, नंबर 3 कॉमन बेकिंग सोडा, नंबर 4 वॉशिंग सोडा, नंबर 5 प्लास्टर ऑफ पेरिस, नंबर 6 इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। और 2 क्वेश्चन दूसरे बोल रहा हूं वो भी सुन ले। 2 क्वेश्चन है जिंक Zn plus H2SO4 का एक्सपेरिमेंट, और एक दूसरा
ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन है लेकिन वो एसिड नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट है। ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन्स हाइड्रोजन बट दे आर नॉट एसिड्स। अब मजा तो अब आएगा, सबको मजा आएगा। अभी लास्ट में मेरा टॉपिक पूरा हो गया, हमने बैठने का। श्रीकांत सर रेडी रहना एकदम, बहुत हेल्प। चलिए इकबाल भाई आ गया पति की वहां पे, हाँ पति की इकबाल भाई निधन हरीफ भाई आ जाए चाचा बेटा। चलो फाइन। 2022 के अंदर कुछ अजीब और गरीब किस्म के मौलाना क्वेश्चन पूछे साइंस में, अजीब और गरीब टाइप पर। रेडी? योर मदर इज प्रिपेयरिंग, ये क्वेश्चन कि तुम्हारी माँ किचन में पकोड़ा बना रही है। मैंने आपको थोड़ा हिंदी भी कर दिया, बस इतना लिख दिया। योर मदर इज प्रिपेयरिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा इन द किचन। क्वेश्चन क्या किया भाई, वो सब्सटेंस कौन सा है जो इसमें डालती है खाने में? तो बोलो कौन सा होगा? क्या बात है जाकिर भाई, मास्टर तो देखो सबसे रॉक रैंक करी बैठ। बेकिंग सोडा। दूसरा क्वेश्चन फॉर्मूला बोलो, NaH। और तीसरे में पूछा उसके यूजेस, ये पूछा योर मदर इज प्रिपेयर। अब एक्चुअली पूछना क्या चाहिए था एक ही वर्ड में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेकिंग सोडा। बरसों से यही पूछते, ये साल क्या पूछा, योर मदर इज प्रिपेयरिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा। तो वहीं पर मुझे पानी आ जाएगा, लिखने की तो बात दूर की रह गई। चलो दूसरा क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन है। क्या पूछा सब एक ही साल में, रमेश हैज 2 daughters and his wife Maya is pregnant। है उसके हमें क्या करने का है? ये क्वेश्चन पूछते, रमेश has 2 daughters and his wife Maya is pregnant, he desires to have a son। बाप रे कैसा बाप रे, बोलता है मेरे को लड़का ही चाहिए। तो क्या था, जाके सोनोग्राफी करवा। बीवी को केयर, ये सब अंदर लिखा है। और उसके बाद 3 क्वेश्चन जानते हो। पहला क्वेश्चन सकीर सर, क्या सोनोग्राफी लीगल है? कोई भी कहेगा इलीगल है। लड़का या लड़की पैदा होगी उसमें जवाबदार कौन? बाप के माँ? बाप भी कोई मालूम ही नहीं। ये साइंटिफिक आंसर है मौलाना, ये ऐसे गप्पे नहीं छोड़ रहे, समझ में? ये क्वेश्चन है। चलो तीसरा क्वेश्चन देख ले। श्याम, ए श्याम, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पीछे कोई नहीं है मैं जानता हूँ। उसने कहा ओ श्याम पीछे बैठा है जाकिर भाई। क्वेश्चन में पूछा उसको ये बोर्ड दिखता नहीं है, तो बीमारी कौन सी है? बोलो। ये सब प्रिपेयर्ड है। ये क्वेश्चन पूछा एक तरह से। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड। तो मुझे अब बैठना चाहिए कि इकबाल भाई बैठ जाओगे? एक कुछ हाँ बोल और जोर से, कम ऑन। ये लोग समाज को एक्टिव रखेंगे। ये वन वे ट्रैफिक है। हम लोग वन वे ट्रैफिक मतलब समझते हैं? टीचर जब क्लास में गए, जो मेरे वहां पढ़ते हैं उनको तो मालूम है, जो मेरे वहां नहीं है वो मोबाइल पर रिक्वेस्ट पा दे। शाम को लगभग रविवार है, थका हुआ नहीं होगा तो कल सुबह से क्वेश्चन और आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। आपको जेरॉक्स निकाल देना है। क्या निकालना है? ओके, क्वेश्चन और आंसर ये सारे, इवन ये भी है, रमेश ने, उसकी बीवी ने प्रेग्नेंट, ये सब रेडी है, हम आपको भेज देंगे। चलेगा ये आंसर बराबर है? इज इट ओके? चलो अभी लड़की ने कहा सर 2 अटपट ऐसे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन थर्माइट प्रोसेस विद डायग्राम, क्वाइट इंपॉर्टेंट। और दूसरा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद HNO3। फिर से 2 अटपट ऐसे क्वेश्चन पूछे। ये कैसे पूछे? एक छोटा सा पैराग्राफ है 3-4 लाइन के, दोनों के लिए 3-3। उसमें से पूछा एक्सप्लेन थर्माइट प्रोसेस, और दूसरा हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद HNO3। अब तो बैठ लीजिए, नहीं तो श्रीकांत सर है बहुत गुस्सा होंगे। अरे सर तुम बुलाते हो मेरे को बोलने ही नहीं देते। तो उम्मीद करता हूँ जो भी बताया। हाँ एक बात, ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप कल से जुड़ सकते हो। मैं आपको बता दूं, मैं 3 बार ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। एक 7:15 to 8:30 पहला बैच, दूसरा 11 to 11:45, तीसरा 6:15 to 7। कोई भी जुड़ सकता है फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द गुजरात। गुजरात में से जिसको जुड़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज सभी रिक्वेस्ट डालिए। वो सामने नंबर पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। रुको यार, क्या करते हो? बोलने दो नहीं, जब अभी बड़े बोल रहे, छोटों के बीच में नहीं बोलने का। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है उसे, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। लास्ट, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। क्यों? इसलिए कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। बाकी रुदाना अल्हम्दुलिल्लाह।